गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि ब्रिटिश काल की भूमि लगान व्यवस्था का आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है माहलवाड़ी सिस्टम। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि 1813 ईस्वी में जो चार्टर्ड एक्ट लाया गया था तो उसके माध्यम से कंपनी के व्यापार के जो एकाधिकार थे, जो मौलिक थे, वो समाप्त हो गया और अब दूसरी कंपनियों को भी व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब दूसरी यूरोपीय कंपनियों के आने से कंपटीशन की भावना बढ़ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसी वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। औद्योगिक क्रांति होने से वाणिज्य और व्यापार के लिए और भी मार्ग खुलने लगे थे। इससे ब्रिटिश की आर्थिक नीति पर प्रतिकूल भी प्रभाव पड़ सकता था। भारत में सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनका नाम था हार्ट मैकेंजी। इन्होंने नई लगान व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव रखा और इसके लिए जिस व्यक्ति का चुनाव किया गया था उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन बर्ड। तो मार्टिन बर्ड ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने जिस व्यवस्था को लागू किया उस व्यवस्था का नाम रखा गया माहलवाड़ी सिस्टम। महल है क्या? महल का मतलब होता है गांव, संपूर्ण ग्राम है। अब तक हमने देखा था जो परमानेंट सेटलमेंट था यानी अस्थायी बंदोबस्त जो बंगाल प्रोविंस में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वहां पर जमींदारों को सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थ बनाया गया था। अब यहां पर कोई मध्यस्थ वर्ग नहीं था बल्कि संपूर्ण गांव को एक इकाई के रूप में माना गया। तो एक सामूहिक जिम्मेवारी आ गई थी। यह लगान व्यवस्था 20 से 30 वर्षों के लिए किया गया था। कुछ क्षेत्र में 20 वर्षों के लिए, कुछ क्षेत्रों में 30 वर्षों के लिए। अब जमींदार का अस्तित्व यहां पर कुछ भी नहीं था। इनके स्थान पर जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि संपूर्ण गांव एक समूह के रूप में कर अदायगी करती, लेकिन रजिस्ट्री सरकार के साथ एक ही व्यक्ति के साथ की जानी थी और वह एक तरह से विलेज हेड कहलाता था जिसे हम लोग लंबरदार करते थे। वास्तव में यह शब्द गांव के एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता था क्योंकि वही सरकार के साथ जो लगान व्यवस्था या सेटलमेंट होता था उस पर हस्ताक्षर करता था। वही गांव के एक समूह के रूप में उत्तरदायी व्यक्ति नियुक्त किया जाता था। लंबरदार वैसे प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। लंबरदार की तुलना हम आधुनिक गांव के सरपंच से कर सकते हैं। तो इस लंबरदार को व्यक्ति विशेष के रूप में उत्तरदायी बनाया जाता था। उसे इस कार्य के लिए, जिम्मेवारी के लिए मुकर्रर किया जाता था और लंबरदार के माध्यम से जब रजिस्ट्री हो जाती थी तो उसके बाद लगान व्यवस्था लागू हो जाती थी। इस लंबरदार को हम कई नामों से जानते हैं। नंबरदार, नामवर। वास्तव में नामवर एक फारसी शब्द है जो सम्मानित व्यक्ति के लिए किया जाता था, लेकिन भारत में आने के बाद जो लंबरदार बने उसी को अपभ्रंश भाषा में हम नंबरदार भी कहते हैं। इसमें लगान व्यवस्था यूं तो सामूहिक रूप से दी जाती थी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी जोतों के अनुसार, अपने खेतों के इकाइयों के अनुसार फसल के उत्पादन पर कर देता था
और जो राशि दी जाती थी उसको समूह में नंबरदार के माध्यम से जमा कराई जाती थी। परंतु सहभागीदार अगर आवश्यक समझे या वह चाहे कि वह समूह में नहीं रह सकता है तो ऐसा भी प्रावधान था। वह अपने हिस्से की जमीन को अलग कर सकता था, मगर इसके लिए एक प्रावधान था जो एक तरह से एक रजिस्ट्री के बीच में फिर से वह कलेक्टर के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और तब जाकर के उसे व्यक्तिगत रूप से ही जमा कराना पड़ता था। इस लगान व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं सहभागीदार अपनी भूमि के स्वामी रहते थे और वह जब तक लगान देते रहते थे भूमि के मालिक बने रहते थे। जबकि अगर हम तुलना करें अस्थायी बंदोबस्त से तो किसान भूमि के मालिक नहीं रहते थे, भूमि के असली मालिक जमींदार बन गए थे। लेकिन यहाँ पर किसान अपनी भूमि के स्वयं मालिक होते थे। यह लगान व्यवस्था अमूमन 30 वर्षों की थी, कुछ क्षेत्रों में 20 वर्षों के लिए। उसके बाद जब यह अवधि समाप्त हो जाती तो 30 वर्षों के बाद संशोधन होता, लगान व्यवस्था में संशोधन होता, पुनः बंदोबस्त करना पड़ता और सरकार को यह व्यवस्था आगे चलानी है, नहीं चलानी है, करों में संशोधन करना है, ये सारे अधिकार सरकार अपने पास सुरक्षित कर लिए थे। अब लगान कैसे वसूलना था? ये लगान उगाए जाने वाली फसलों के आधार पर, उत्पादन क्षमता यानी जमीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर और किस प्रकार के फसल लगाए जा रहे हैं उसके आधार पर निर्भर करते थे। तो ये 3 चीजों को आधार बना करके लगान व्यवस्था को निश्चित किया गया। लेकिन लगान व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, 3/4 थी, जो 75%। समय समय पर बीच में लगान व्यवस्था को लागू करने की व्यवस्था की गई। सरकार इन व्यवस्थाओं को मैनिपुलेट करती थी। तो इस प्रकार हम देखते थे लगान व्यवस्था बहुत ज्यादा थी। इसमें कई दोष भी देखने को मिले। जैसे जैसे समय बीतता गया कई दोष इसके उभरते गए। नंबरदार अपने विशेष अधिकारों को अपने स्वार्थ में प्रयोग करने लगे। वे अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे क्योंकि उनका समझौता सरकार के साथ था और वह सामान्य किसानों से अपने आप को ऊंचे श्रेणी का मानने लगे, अपने आप को एलिवेटेड पोजीशन पर पहुंचने लगे और जो विशेष अधिकार मिला था उसका वो दुरुपयोग करने लगे। गांव वाले भी उसे अपने से ऊपर देखते थे। क्योंकि वह सरकार से जुड़ा हुआ था यानी मध्यस्थ था, इसलिए वह प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। अब प्रभावशाली लोगों के द्वारा अगर हम देखते हैं तो हमेशा से नीचे तबके के लोगों को या गरीब तबके के लोगों को शोषण किया जाता रहा और ऐसा उस वक्त भी हुआ। मुआवजे के समय में जब मुआवजे देने की बात है या फसल खराब हो जाती थी तो उस वक्त इनकी अवहेलना की जाती थी और ऊपर का माल या मलाई बड़े जमींदार तरह के किसान, हालांकि जमींदार नहीं होते थे लेकिन जमींदार की तरह के संपन्न किसान ले लेते थे। लंबरदार तो होते ही थे क्योंकि सबसे प्रमुख होते थे गांव में। तो छोटे किसानों को मात्र मामूली मुआवजा दिया जाता था, जबकि अधिकांश जो लायन शेयर है बड़े किसान हड़प लेते थे। 1822 ईस्वी में लागू की गई इस बंदोबस्त में सरकार की जो लगान दर थी 3/4 थी, या 75% यानी मात्र 25% का हिस्सा किसानों को मिलता था। किसान भी गरीब होते हैं, उनके कई समस्याएं होती हैं, बीमारी, शादी विवाह, इसके चक्कर में उन्हें सेठों से, साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई। फिर कई बार फसल खराब हो जाती थी, तो ऐसे में उनकी स्थिति दिन दिन बिगड़ती चली गई
अनुभवी और अशिक्षित और अप्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों के कारण स्थिति और भी बिगड़ती चली गई। लेकिन कालांतर में बंदोबस्त में सुधार करने के कई प्रावधान किए गए, जिसको हम लोगों ने बाद में देखा है। तो आज हमने महलवाड़ी में इतना ही देखा। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे रैयतवाड़ी। धन्यवाद।